हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो देखिए, जिन स्टूडेंट की मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो यूपीएससी मेंस है, आईएएस वाला मेंस है, चाहे वो आरपीएससी वाला है, एमपीपीएससी वाला है या यूपीपीएससी वाला है। और जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या यूपीटीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। देखिए, ये एनसीईआरटी जो क्लास 11th की वर्ल्ड हिस्ट्री की जो पुस्तक है, उसकी जो समरी नोट्स हैं, और इनके माध्यम से हम उस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत तेज गति से हम इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। सबसे पहले बात करते हैं, रोम साम्राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था। इस साम्राज्य में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया एवं उत्तर अफ्रीका का काफी बड़ा भाग सम्मिलित था। तो रोम में जो वर्तमान में यूरोप है, पश्चिम एशिया है और उत्तर अफ्रीका का जो हिस्सा था, वो रोम साम्राज्य के अंतर्गत आता था पुराने समय में। रोम के इतिहासकारों के लिए पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष, स्रोत सामग्री के रूप में विशाल भंडार उपलब्ध हैं। तो हमें अगर रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष, स्रोत सामग्री के रूप में विशाल भंडार हमारे पास हैं, जिनसे हमें रोम साम्राज्य की जानकारी मिलती है। वर्ष वृत्तांत। देखिए, वर्ष वृत्तांत मतलब समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं कि उस समय के जो समकालीन व्यक्ति थे उनके द्वारा प्रतिवर्ष जो अपने अपने दौरों का अनुभव जो लिखा जाता था, उसे हम वर्ष वृत्तांत कहते हैं। पेपायरस। देखिए, पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इसके इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। तो रोम साम्राज्य में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? पेपायरस पौधे से तैयार की जाती थी, जो सरकंडे जैसा पौधा था। तो उस समय ये जो नील नदी के सहारे जो पेपायरस का पौधा उगता था, उससे हम वो रोम साम्राज्य के जो व्यक्ति थे वो लेखन सामग्री तैयार करते थे। आगे हम बात करें साम्राज्य का आरंभिक काल। देखिए, रोम साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से और 527 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। गणतंत्र शासन व्यवस्था का अर्थ यह है कि लोगों की एक समिति के द्वारा या लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया गया। तो प्रारंभ में रोम साम्राज्य में 509 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चलती है। उसके बाद प्रथम सम्राट ऑगस्टस यानी 27 ईसा पूर्व में 509 ईसा पूर्व से केवल 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चलती है और 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया और स्वयं सम्राट बन गया। तो ऑगस्टस नामक एक व्यक्ति था, उसने 27 ईसा पूर्व में, ये 527 नहीं है, 27 है। ऑगस्टस नामक जो व्यक्ति था उसने तख्ता पलट कर दिया और स्वयं सम्राट बन जाता है। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। क्या कहा गया? प्रिंसिपेट कहा गया। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था, निरंकुश शासक नहीं था। तो देखिए, शासक तो बना लेकिन वह निरंकुश शासक नहीं था। अभी भी वह लोगों की सलाह को मानकर शासन कर रहा था। और देखिए, लोगों की सलाह को शासन मानकर यदि शासन कर रहा था तो तभी वह स्वीकार किया गया, अदरवाइज उसको स्वीकार नहीं किया जाता। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। देखिए, जो उच्च वर्ग थे वह रोम साम्राज्य की जो राजनीतिक इतिहास के या सम्राट को स्थापित करने वाले प्रमुख खिलाड़ी के रूप में थे। एक तो उच्च वर्ग, अभिजात वर्ग, सेना और सम्राट। उसके बाद रोम साम्राज्य में प्रांतों की स्थापना की गई और सार्वजनिक स्नानागार का निर्माण करवाया गया। तो सार्वजनिक स्नानागार बनवाए गए और रोम साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया। तीसरी शताब्दी का संकट। देखिए, प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। तो रोम साम्राज्य के लिए पहली और दूसरी शताब्दी थी, वह शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। यानी इसमें शांति भी थी, समृद्धि भी बहुत हुई और आर्थिक विस्तार भी होता है। तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा जब ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए। इस बीच जर्मन मूल की जनजातियां फ्रैंक, एलमन्नाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। तो देखिए, ईरान के ससानी वंश बार बार आक्रमण करता है रोम साम्राज्य पर, और जर्मन मूल की जो जनजातियां थी, फ्रैंक,
एरमन्नाई और गोथ ने रोम साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो उससे जनता में आक्रोश हो जाता है और राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है कि सम्राट सही तरह से शासन नहीं कर पा रहा है, इसका परिवर्तन होना चाहिए। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। कितने? 47 वर्षों में 25 सम्राट होते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, तीसरी शताब्दी का संकट कहा गया है। आगे हम बात करें लिंग साक्षरता संस्कृति। एकल परिवार का समाज में चलन, महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व, संचालन में कानूनी अधिकार होना। देखिए रोमन साम्राज्य में जो समाज था वो एकल परिवार के रूप में स्थापित था, महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, संपत्ति में उन्हें हिस्सा दिया जाता था और कानून संचालन में भी उनकी भागीदारी थी। काम चलाऊ साक्षरता, यानी जो आम जन लोगों के लिए साक्षर तो थे लेकिन वो काम चलाऊ रूप से थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। और रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता भी थी। तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला होने के कारण एक विस्तृत महासाम्राज्य था पुराने समय में। अब बात करते हैं आर्थिक विस्तार के बारे में। देखिए रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंट भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त थे। तो आर्थिक संसाधन के रूप में क्या थे? बंदरगाह थे, खाने थे, खदानें थी, ईंट भट्टे थे, जैतून के तेल के कारखाने थे। असाधारण उर्वरता के क्षेत्र होना, यानी यहाँ पर पैदावार बहुत अच्छी होती थी, बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी जिससे आर्थिक संपन्नता आई। सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रोम साम्राज्य में तरल पदार्थों की जो ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? एम्फोरा कहा जाता था। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। तो जो स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल था वह ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था वहां पर, और रोम साम्राज्य में मतलब इन कंटेनरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। अब हम बात करें श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता था। दासता की मजबूत जड़ें थी। देखिए रोम साम्राज्य में दास रखे जाते थे और यह दास जो थे इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत थी और एक एक जो अमीर वर्ग था या अभिजात वर्ग था उनके यहाँ पर कई सारे मजदूर हुआ करते थे जो काम करते थे। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास थे। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। दासों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था और ग्रामीण लोग के जो व्यक्ति थे वह ऋणग्रस्त थे, यानी कि उनके पास किसी न किसी का कर्जा था, तो अमीर व्यक्तियों के द्वारा जो कर्जा दिया जाता था उनका शोषण किया जाता था। तो इस आधार पर जो दासों की स्थिति के आधार पर या ग्रामीण लोगों से व्यवहार के आधार पर रोमन साम्राज्य इतना अच्छा नहीं था। सामाजिक श्रेणियों के बारे में बात करें, प्रारंभिक राज्य, देखिए सेनेटर, अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग, ऊहड़, निम्नतर वर्ग और दास। तो समाज श्रेणी में क्या थे? सेनेटर थे। सेनेटर का मतलब ये होता कि जो सम्राट के शासन संचालन में भाग लेने वाले लोग, अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग यानी अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग, और फूहड़ निम्नतर वर्ग, यानी निम्नतर वर्ग मतलब वो साक्षर तो थे लेकिन वह कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और दास थे। तो इन वर्गों में समाज बटा हुआ था। परवर्ती काल, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतम वर्ग। भ्रष्टाचार और लूट खसोट रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा व्याप्त थी। परवर्ती काल के बारे में बात करें तो रोमवासी बहुदेववादी थे। कैसे थे? बहुदेव, यानी एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे। लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का एक बड़ा धर्म था। तो प्रारंभ में रोम साम्राज्य का जो धर्म था वो क्या था? यहूदी धर्म था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, कि रोम साम्राज्य का वह कौन सा सम्राट था जिसने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय लिया। आगे हम बात करें, सम्राट डायोक्लिसियस द्वारा सीमाओं पर किले बनवाए गए। तो डायोक्लिसियस ने सीमाओं पर किले बनवाए। सम्राट के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूहों गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिया और प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग किया गया और इस्लाम का विस्तार होता है। देखिए प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति होती है
इस्लाम का विस्तार। तो धीरे धीरे रोमन साम्राज्य में इस्लाम का विस्तार भी होने लगता है। रोम साम्राज्य को सामान्य तौर पर दो चरणों पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल में विभाजित किया जा सकता है। इस साम्राज्य में भाषाई विविधता थी, किंतु प्रशासन के कार्यों में लैटिन व यूनानी भाषाओं का प्रयोग होता था। तो रोम साम्राज्य में सामान्यतः प्रशासनिक कार्यों में कौन कौन सी भाषा का यूज होता था? लैटिन व यूनानी भाषा का प्रयोग होता था। प्रथम शताब्दी के मध्य तक उच्च कुल में जन्मे जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था। जूलियस सीजर एक सेनानायक था। देखिए, रोम साम्राज्य का जो सम्राट था जूलियस सीजर, उसने अपने जो साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तार किया था, क्योंकि वह एक कुशल सेनानायक था। रोम साम्राज्य में सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसे रोम की गणतांत्रिक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। सीनेट के माध्यम से जो सम्राट था वह शासन करता था। सम्राट और सीनेट के पश्चात सामाजिक शासन की दूसरी प्रमुख संस्था थी सेना। तो सेना के द्वारा भी जनता पर क्या रखा जाता था? नियंत्रण रखा जाता था। इस साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, उनसे कर वसूला जाता था। अनेक नगरों में कार्थज, सिकंदरिया, एंटियोक भूमध्य सागरीय तटों पर स्थित बड़े शहरी केंद्र थे। ये शहरी केंद्र साम्राज्यिक प्रणाली के आधार पर स्तंभ थे। तो देखिए, कार्थज, सिकंदरिया और एंटियोक ये भूमध्य सागर पर स्थित बड़े शहर थे, और यह बड़े शहर यानी कि साम्राज्य के प्रणाली, साम्राज्य विस्तार के लिए और वाणिज्य विस्तार के लिए प्रमुख केंद्र थे। तत्कालीन रोम साम्राज्य में एकल परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। तो रोम साम्राज्य में कैसी व्यवस्था? एकल परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा ही आयोजित किए जाते थे। रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों में दिखाई देती है। तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। तो किसमें? कॉप्टिक भाषा में अनुवाद किया गया था बाइबल का। प्राचीन काल में दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था, और रोम की अर्थव्यवस्था तो दास श्रम पर ही आधारित थी। पहली सदी में दास प्रजनन रीति भी अपनाई गई थी। तो रोम साम्राज्य में दासों का प्रचलन बहुत ज्यादा था। उनके कर्म श्रम के आधार पर ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाता था। तो जिसके पास अधिक दास थे उसके यहाँ ज्यादा काम होता था, और ज्यादा काम होता था तो उसकी आर्थिक व्यवस्था भी उसकी बहुत अच्छी थी। इतिहासकार टैसीटस ने रोमन समाज का विस्तृत अध्ययन किया और इसे विभिन्न सामाजिक समूहों या वर्गों में विभाजित किया है। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली आरंभ की, जो कि परवर्ती काल में भी प्रचलित रही। तो किसने सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणालियां लागू की थी, प्रारंभ की थी? तो वह था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। इसने सोने पर आधारित मौद्रिक नीति को लागू किया था। परवर्ती रोम साम्राज्य में नौकरशाही के उच्च पद और मध्य वर्ग दोनों अपेक्षाकृत बहुत धनवान थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में प्राप्त होता था। इसके साथ ही इस काल में भ्रष्टाचार अत्यधिक फैल चुका था। ऋतु प्रवास ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वालों और चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन होता था। तो ये जो ऋतु प्रवास होता था कि भाई मौसम के अनुसार, मतलब जहाँ पर चारागाह थे, संपन्न थे, वहां पर पशुओं को ले जाया जाता था। तो ऐसा होता है कि भाई एक विशेष मौसम में किसी जगह पर अगर पशुओं के लिए चारा नहीं है तो दूसरी जगह पर है, तो उनको वहां पर ले जाया जाता था। आगे हम बात करें देनारियस। रोम का चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4 से 5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोम साम्राज्य में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? देनारियस कहा जाता है। और इसकी जो विशुद्ध चांदी है वो कितनी है? 4 से 5 ग्राम है। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सिक्के को सॉलिडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिडस कहा जाता है। और यह सिक्का 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से निर्मित था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने सोने द्वारा जो सिक्का था, सोने निर्मित सिक्का था, उसको चलाया गया और इसका वजन था 4.5 ग्राम, और यह शुद्ध सोने से बना हुआ था, और सोने के सिक्के को सॉलिडस कहा जाता है। 5वीं शताब्दी तक साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में रोम साम्राज्य अखंड और अत्यधिक समृद्ध बना रहा। 7वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी रोम के अधिकांश भाग को अरबों द्वारा कब्जे में ले लिया गया। यही कारण है कि अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम धर्म के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म का विस्तार जो है वह प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति है। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी, जैसे धार्मिक संप्रदाय अनेक देवी देवताओं को पूजते थे, वेशभूषा अलग अलग थी, बोलचाल की भाषाएं भी अलग अलग थी, तरह तरह के भोजन थे और अनेक
तरह की बस्तियाँ थीं। तो इस तरह से रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विशेषताएँ भी या विशिष्टताएँ भी पाई जाती थीं। तो इस तरह से हमने दोस्तों इस चैप्टर को समाप्त किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन स्टूडेंट को सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है और किसी भी परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री आ रही है तो उसमें ज़रूर आपको लाभ होगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।